हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आइए कंटिन्यू करते हैं विद द सेम सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल भी आ गया है और कई सारे एग्ज़ाम्स जो है बैक टू बैक फॉर्म्स आ रहे हैं। सीडीएस है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स में हमें पता है कि जो हमारा जीएस है, हमारा जनरल स्टडीज़ का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और इसमें ज्योग्राफी जो है वो इट फॉर्म्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो मेक श्योर कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मिस आउट नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर हैं और कॉन्स्टेंटली जो है रेगुलरिटी के साथ आप इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने उन्हीं लेक्चर्स को। अब से पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि यूनिवर्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ है। ऑल्दो यूनिवर्स का क्रिएशन अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से अलग अलग सोर्सेस से हुआ है, बट इन थ्योरीज के कुछ प्रोज थे, कुछ कॉन्स थे, कुछ मेरिट्स थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे। तो कई थ्योरीज के डीमेरिट ज़्यादा होने की वजह से या फिर उनके ज़्यादा रैशनल ना होने की वजह से उन्हें वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ऐसी थ्योरीज जिनको बहुत वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, बहुत रैशनल नहीं थी, उन सभी थ्योरीज को हम लोग एज सच हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल हम उन्हें काउंट करते हैं इन द अर्ली थ्योरीज। उन्हीं पर बेस्ड और फर्दर रिसर्चेस पर बेस्ड मॉडर्न थ्योरीज आई हैं। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड लॉजिकल और रैशनल थ्योरी है हमारी बिग बैंग थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप इससे पिछले वीडियो में जा करके उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बिग बैंग थ्योरी पर ही बेस्ड या फिर उसी के आप कह सकते हैं कि उसी की एक्सटेंशंस ऐसी थ्योरीज को पढ़ेंगे जो बिग बैंग थ्योरी को फर्दर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया कि यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो एक एटम के एक्सप्लोड होने पर हुआ, जिसको हमने बिग बैंग कहा। लेकिन यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद क्या हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन होने के बाद स्टोरी का द एंड नहीं होता है, इसके बाद तो स्टोरी शुरू होती है। एक्चुअल में स्पेस, टाइम और यूनिवर्स का क्रिएशन इस एक्सप्लोजन के बाद ही हुआ। लेकिन क्या यूनिवर्स इस एक्सप्लोजन के बाद से अपनी उसी स्टैटिक स्टेट में है? तो इसका आंसर है नो, यूनिवर्स अपनी स्टैटिक स्टेट में नहीं है। इस एक्सप्लोजन के बाद से ही यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली लगातार एक्सपैंड हो रहा है, स्ट्रेच आउट हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और इसी एक्सपेंशन के ऊपर जो बेस्ड है या फिर इसी एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है हमें एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन हबल। हबल टेलीस्कोप के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इसी हबल टेलीस्कोप का यूज करते हुए 1925 में गिवन बाय एडविन हबल, सॉरी। In 1925, using Hubble telescope, एडविन हबल के नाम पर ही इस टेलीस्कोप को नाम दिया गया। तो ये टेलीस्कोप क्या ऑब्जर्व करता है? एडविन हबल ने इस टेलीस्कोप का यूज करते हुए बहुत लंबे समय तक किसी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर ही ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अपनी कांस्टेंट रखी। अब क्या था, टेलीस्कोप एक ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लगातार देख रहा था। बहुत लंबे समय तक इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने पर क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व किया गया कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे दूर जा रहा है। हमसे दूर जाने का मतलब क्या है कि अगर ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स में यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास हैं, इनको आप स्टार समझ सकते हैं, एस्टेरॉइड्स, कोई भी दूसरा जो है सेलेस्टियल आप ऑब्जेक्ट इसको समझ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाने का मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपैंड हो रहा है, हमारा यूनिवर्स भी स्ट्रेच आउट हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, जो पेरिफेरी है, वो भी दूर जा रहा है। अब ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द रेडशिफ्ट थ्योरी।
अब ये रेडशिफ्ट थ्योरी क्या है? नाउ क्वेश्चन इज कि ये रेडशिफ्ट थ्योरी क्या है? रेडशिफ्ट थ्योरी आप सभी को मालूम होगा कि जो लाइट का बैंड होता है, लाइट के बैंड में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट एंड जो होता है दैट इज ऑफ योर रेड कलर, और सबसे जो नियरर एंड होता है लाइट का दैट इज ऑफ ब्लू और वायलेट, ठीक है। इसका मतलब ये है जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों के पास आ रही है तो लाइट का जो एंड है वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। ऑल्दो ये कलर्स विजिबल नहीं है, अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वायलेट अलग नज़र आ रहा है, रेड अलग नज़र आ रहा है, बट टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो हमें ये लाइट के बैंड ज़्यादा बेटर दिखेंगे। ये हमने रेनबो में भी देखे। तो लाइट में ये कलर्स होते हैं, कलर्स के ये बैंड्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आएगा तो लाइट का कलर रेड एंड की तरफ शिफ्ट होगा, ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ब्लू सबसे पास है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मुझसे दूर जाएगा तो लाइट का जो बैंड है, लाइट का जो कलर है वो रेड एंड की तरफ शिफ्ट होगा, और यही हमें एक्सप्लेन करती है रेडशिफ्ट थ्योरी। जब एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि जो लाइट का बैंड है वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। और अगर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसको बिल्कुल एक जेली की तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि किसी जेली पर अगर हम बहुत सारे स्टार स्प्रिंकल कर दें, या फिर जो बहुत आजकल बच्चे यूज़ करते हैं स्लाइम जिसको हम कहते हैं, स्लाइम के ऊपर हम बहुत सारे स्टार्स या कुछ बहुत सारी बीड्स स्प्रिंकल कर दें और बाद में हम उस स्लाइम को खींचने लगें, तो ऑब्वियसली वो स्टार्स, वो बीड्स भी एक दूसरे से दूर जाएंगी। वो दूर क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम उनके बेस को खींच रहे हैं। सिमिलरली हमारा यूनिवर्स खिंच रहा है, दूर जा रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि ये सारी थ्योरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेड शिफ्ट की हेल्प से हमें ये समझ में आया कि ऑब्जर्वर से दूर जा रही थी, मतलब एडविन हबल के टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व की जाने वाली ये जो बॉडी थी, इसका जो कलर है वो रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स भी खिंच रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और यहीं से फॉर्म हो जाती है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। यानी कि जब से बिग बैंग हुआ है, जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स अपनी स्टैटिक स्टेट में नहीं है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब ये एक्सपेंशन कब तक होगा? और ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्सपेंशन की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक समय पर एक दूसरे से बहुत ही दूर चले जाएं, गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ही दूर चली जाएं, और हमारा यूनिवर्स कहीं से खाली तो कहीं पर भर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं, ये बात हमें समझ में आती है स्टेडी स्टेट थ्योरी से। एक थ्योरी और है जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। It was given by Fred Hoyle. अब ये थ्योरी हमें क्या समझाती है? जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स अभी इतना छोटा है, ठीक है, और यूनिवर्स के अंदर ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब खिड़की, दरवाजे, बेंच, चेयर नहीं, बल्कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमारा यूनिवर्स जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हुआ। एक्सपेंशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से दूर चले गए, और थोड़ा एक्सपैंड हुआ तो ये एक दूसरे से और दूर चले गए, और ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही दूर चले जाएं, बट ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कि यूनिवर्स भले ही एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स की जो स्टेट है वो स्टेडी रहने वाली है, वो वैसी ही रहने वाली है। यानी कि यूनिवर्स की जो डेंसिटी है वो खाली नहीं होगी, खाली नहीं हो जाएगा। ऐसे यूनिवर्स खाली नहीं हो जाएगा। यूनिवर्स के अंदर जहाँ पर भी खाली स्पेस क्रिएट होगा वहाँ पर नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। यानी कि यूनिवर्स जिस वक्त बना था, अगर उस वक्त उसमें 4 ऑब्जेक्ट्स थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी उसमें 4 ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। नए नए स्टार्स क्रिएट होते जाते हैं, नई नई गैलेक्सीज क्रिएट होती जाती हैं, नए सन बनते रहते हैं,
और इन सब का मतलब ये है, भले ही स्पेस बढ़ रहा है, भले ही यूनिवर्स चौड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स खाली नहीं होगा। खाली इसलिए नहीं होगा क्योंकि नए नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उसमें जन्म लेते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स की जो स्टेट है वो हमेशा ही स्टेडी रहने वाली है, उसकी डेंसिटी कभी भी खाली नहीं होगी, नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते चले जाएंगे। यही सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है हमें स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं जो विच वॉज गिवन बाय फ्रेड हॉयल। अब होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होने वाला है? हम कहते हैं ना कि बिगिनिंग हमने समझ ली, जर्नी हमने समझ ली, अब एंडिंग भी हमें समझनी है। अल्टीमेटली हमारे यूनिवर्स के साथ क्या होने वाला है? क्या यूनिवर्स हमेशा ही ऐसे एक्सपैंड होता रहेगा? तो इसका आंसर है नो, यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हमें मिलता है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी से। एक थ्योरी और आ जाती है जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमने सुना है नथिंग इज परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंशन है ये भी परमानेंट नहीं है, एक्सपेंशन भी एक समय के बाद जाकर रुकेगा और वापस से यूनिवर्स अपनी उस अर्लियर स्टेज यानी कि उस छोटे से एटम वाले स्टेज में आ जाएगा। वो एटम वापस से बढ़ता चले जाएगा, उस एटम का टेम्परेचर बढ़ेगा और वापस से एक और एक्सप्लोजन होगा। लेकिन ये सब कुछ मैं ऐसे ही बातों में नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ इस थ्योरी ने हमें अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं आपको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी के बारे में और ज़्यादा फर्दर इलैबोरेट करूँगी। उससे पहले ये जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसका दूसरा नाम है पल्सेटिंग थ्योरी। इसे पल्सेटिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमें क्या बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है, फटती है, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ फटता है, ऐसा नहीं होता कि वो अंदर की तरफ फट रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो फोर्स क्रिएट हुआ है, वो चीज़ों को एक दूसरे से दूर की तरफ फेंकता है, जिसको हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। जब चीज़ें एक दूसरे से दूर जाती हैं हम उसे रिपल्शन कहते हैं, जब चीज़ें एक दूसरे के पास आती हैं हम उसे अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो जिस वक्त चीज़ें एक्सप्लोड हुई यानी कि बिग बैंग के समय पर क्या हुआ, रिपल्शन क्रिएट हुआ, चीज़ें एक दूसरे से दूर जाने लगी। उस दूर जाने की वजह से क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा, है ना। और ऑब्जेक्ट्स जो थे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। लेकिन कोई तो समय आएगा जब ये चीज़ें आकर के स्टेबल होंगी, कोई तो टाइम आएगा, कब तक आखिर एक दूसरे से रिपल्स कर रहेंगी, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स जहाँ से क्रिएट हो रहा था वो ओरिजिन तो कुछ है ही नहीं, वो सोर्स तो है ही नहीं। तो एक समय आएगा जब ये रिपल्शन जो है वो खत्म होगा, चीज़ें एक दूसरे से दूर जाना बंद करेगी और स्टेबल हो जाएंगी। यानी कि अभी जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो क्या है, डोमिनेटिंग फोर्स है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स यानी कि वो फोर्स जो चीज़ों को एक दूसरे से दूर की तरफ फेंक रहा है। अभी डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स। एक समय आएगा जब ये रिपल्सिव फोर्स खत्म होगा, चीज़ें स्टेबल होंगी, तब क्या होगा, तब ये होगा क्योंकि इन सभी चीज़ों का एक मास है और अल्टीमेटली ये उस मास की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अट्रैक्ट होना शुरू होंगी। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, सारी चीज़ें वापस से स्क्वीज होने लगेंगी। अभी चीज़ें दूर जा रही हैं, लेकिन जब ये डोमिनेटिंग फोर्स यानी कि रिपल्सिव फोर्स खत्म होगा तो चीज़ों को डोमिनेट करेगा कौन सा फोर्स, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उनका अट्रैक्टिव फोर्स। और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो सारी चीज़ें वापस से एक दूसरे के पास आने लगेंगी। तो कुछ समय के बाद ग्रेजुअली क्या होने वाला है, ग्रेजुअली द ग्रेविटेशनल पुल वुड डोमिनेट, ये डोमिनेट करेगा।
चीज़ें वापस से अपनी जगह पर आएंगी और वापस से उस छोटे से एटम वाला ही जो सबसे इनिशियल फॉर्म था वैसा ही फॉर्म ले लेगी। उस छोटा सा एटम और ज़्यादा स्क्वीज़ होता जाएगा। जितना ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा स्क्वीज़ होंगी उसके अंदर हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। वापस से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, वापस से एक और एक्सप्लोजन होगा जिसको हम नया बिग बैंग कहेंगे। यानी कि ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, एक्सप्लोजन, रिपल्शन, अट्रैक्शन, वापस एक्सप्लोजन, फिर रिपल्शन, फिर अट्रैक्शन, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में ऐसा देखते हैं ना हम लोग, जब चीज़ें ऑसिलेट करती है तो जिस जगह से निकली हैं, जिस जगह से मूव करना शुरू किया है वापस उसी जगह पर आएगी। इसी वजह से इस थ्योरी को भी हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। यानी कि जहाँ से हमारा यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है वो वापस से अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद उसी फॉर्म में आ जाएगा और वापस से सेम वही जर्नी रिपीट करेगा, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल एक ऑसिलेटर की तरह। पल्सेटिंग का मतलब भी क्या है, जैसे पल्स चलती है, बार बार अपनी उसी जगह पर आना और फिर वापस जाना, फिर ऊपर आना, फिर वापस जाना, उसी तरह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये बिहेव कर रहे हैं। इसी वजह से इनको ये नाम दिए गए हैं। आई होप आपको ये सभी थ्योरीज समझ में आई होंगी और इसी के साथ हमारी थ्योरीज का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में समझेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, सिमिलरली अर्थ को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।